हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ टेट का तीसरा सीरीज स्टार्ट किए हैं। हम 2019 छत्तीसगढ़ टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 मैथमेटिक्स के ऊपर बना दिया हूं। हर पार्ट में मैं ये कोशिश करता हूं कि सीजी टेट का 5 क्वेश्चन मैथ्स का आपका कवर हो। तो इस वीडियो में भी दोस्तों 2019 टेट मैथमेटिक्स का 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले 2 वीडियो और बना चुका हूं 2019 मैथ्स क्वेश्चन पेपर के ऊपर। उन वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीजी टेट 2019 मैथ्स का 11वां क्वेश्चन हमारा था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, हमको क्वेश्चन में लाभ का प्रतिशत पूछा गया है, तो इससे पहले दो चीज आपको मैं बता देता हूँ। लाभ यदि आपको निकालना होगा, यदि आपको विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य दिया है, तो लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य में आपको क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। और लाभ का यदि आपको परसेंटेज निकालना है, तो आपको लाभ के साथ 100 का मल्टीप्लाई करना है और क्रय मूल्य से डिवाइड करना है, जिससे आप लाभ का परसेंट आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन में हमें लाभ का प्रतिशत पूछा है, तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए हमको लाभ भी निकालना अनिवार्य है, क्योंकि लाभ के प्रतिशत में लाभ भी आया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। देखिए दोस्तों, जब भी अनुपात आता है तो यहाँ पर हमको कोई भी वेरिएबल मानना पड़ता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 4:5। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। जो सामने वाला है क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो 4 को हम क्या लिखेंगे? 4x, और 5 को हम लिखेंगे 5x, क्योंकि जब भी अनुपात आता है कोई एक वेरिएबल मानना पड़ता है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य से माइनस करेंगे। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 5x, और क्रय मूल्य हमारा है 4x। तो यहाँ पर हम लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य 5x, क्रय मूल्य 4x, माइनस के तो आया x। लाभ का परसेंट निकालने का फॉर्मूला मैं बताया था कि जितना भी लाभ मिलेगा हमको लाभ x आया। इस प्रश्न में 100 का मल्टीप्लाई करना है और क्रय मूल्य कितना था हमारा? ये 4x क्रय मूल्य से इसके डिवाइड किए, तो x x यहाँ पे कैंसिल हो गया। 100 को 4 से डिवाइड करने का मतलब 100 को 4 हिस्से में बांट देना। 100 को 4 हिस्सा में बांटोगे तो आएगा 25 और परसेंट लगाना। तो कितना है दोस्तों? लाभ का प्रतिशत 25। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार दोस्तों हमारा 12वां नंबर का प्रश्न है, 12 कॉपियों का बेचकर एक विक्रेता 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ये ऑप्शन सी दिया गया है। तो दोस्तों, ये भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की तरह है। लाभ का प्रतिशत यहाँ पे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात हमको नहीं दिया है, लेकिन कुछ हिंट दिया है। हमको दिया है 12 कॉपियों को बेचकर एक विक्रेता, मतलब एक दुकानदार, 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन में सिंपली इस प्रकार के सीजी टेट में बहुत सारे सवाल आते हैं इसी प्रकार के सेम, बस नंबर 12 16 हो जाएगा तो 4 का भी 5 हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार सवाल मिलेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है। लाभ का प्रतिशत पूछा गया है, प्रतिशत लाभ, तो सबसे पहले लाभ निकालना है, जिसमें से हम लोग क्या करते थे? विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस करते थे। देख सकते लाभ निकालना है तो विक्रय में क्रय को माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में दोस्तों कितना विक्रय है कितना क्रय हमको नहीं दिया गया है। तो जो 12 कॉपियों को बेचकर बोला है, तो बेचकर बोला है दोस्तों, यही हमारा विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा? यही विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 12 हो जाएगा। 12 में यदि आप जो भी यहाँ पे दिया होगा दोस्तों डेटा, इसमें माइनस करोगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो लाभ निकल के दोस्तों 12 - 8 4। लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते थे? हम यहाँ पर जो भी हमारा लाभ आता था उसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे, और हमारा जो क्रय मूल्य था कितना था दोस्तों? क्रय मूल्य 8। अब आप पूछोगे एक्स क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो सवाल था इसी रेशियो में नहीं था, इसलिए एक्स नहीं लगाया। और 4/8 को डिवाइड करें, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 2 से 100 को डिवाइड किया कितना आएगा? 2 पंचे 10 और ये 0, इसमें परसेंट लगा देना। तो ऑप्शन में क्या है दोस्तों? 50%। देख सकते हैं ऑप्शन बी में 50% दिया है। तो इस प्रकार से इसका हल होगा। इसी प्रकार दोस्तों अब हमारा पेडागॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न है, मैथमेटिक्स के हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स में पेडागॉजी को भी प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न 13, कक्षा 1 स्तर के छात्रों को समझने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है? मतलब जो क्लास 1 के स्टूडेंट होते हैं उनको समझने के लिए कौन सी संकल्पना इस 4 ऑप्शन में कठिन होता है?
ऑप्शन ए संख्याओं के लिए संकेत का उपयोग करना, संख्याओं का गणना करना, काउंटिंग ऑफ नंबर, संख्याओं का योग करना, एडिशन ऑफ नंबर। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। आपके अनुसार ये चारों ऑप्शन में आपको क्या लगता है? जो क्लास 1 के स्टूडेंट है, इन चारों में से क्या चीज समझने में उनको प्रॉब्लम होती है? तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार दोस्तों हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से पूछे, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा सही नहीं है ये सोच के बताना है। अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है। सामान्यीकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए। ऑप्शन सी स्वयं सिद्ध को प्रारंभिक स्तर पर सीखना चाहिए। ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि उसमें अमूर्त और मूर्त के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताया हूँ। और मूर्त और अमूर्त से CGTET में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत ईजी है। तो कौन सा इनमें से सही नहीं है ऐसा पूछा गया है। देख सकते दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सही? अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है, ऐसा कहे। अमूर्त संकल्पना को तो बहुत गहराई से सोचना, और जब किसी भी चीज को हम गहराई से सोचते हैं तो बहुत बड़ा हम वहां पे निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। लेकिन प्राथमिक स्तर पर बात हो, प्राथमिक स्तर पर, तो किसी को दोस्तों अमूर्त संकल्पना को हम प्राथमिक स्तर पर नहीं दे सकते। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी सूत्र डेरिवेशन आप कोई भी सूत्र डेवलप कर रहे हैं, तो कोई बंदा है उसको प्राथमिक स्तर पर उसका लेवल बहुत डाउन है, तो उसको ज्यादा हार्ड चीज हम नहीं दे सकते। अमूर्त का बेसिकली मतलब यही था, प्रीवियस वीडियो देख लेना। सामान्यकृत संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर दे सकती हैं, ठीक है। सामान्यकृत जो संकल्पना है प्राथमिक स्तर के जो स्टूडेंट है उसको विचार विमर्श कर सकती हैं। स्वयं सिद्ध को प्रारंभिक स्तर पर सीखना चाहिए, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों, हम अमूर्त संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर नहीं दे सकते। और इसी प्रकार दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है ऐसा पूछा गया। मतलब 67 में कौन सी संकल्पना बेसिक नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं 67 जो होते हैं, ये 67 जो देख रहे हैं, तो इसमें 7 का जो प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान क्या है? इसमें 7 है। और ये जो 6 है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? देखो 6 के बाद 6 के पहले को कितना संख्या? 1, तो यहाँ पे लिखा ना 1 0। 6 का स्थानीय मान 60 आया और 7 का स्थानीय मान तो 7 है। अब देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन बी में 6 का स्थानीय मान क्या है? 60 है। और ऑप्शन सी में देखते हैं 7 का स्थानीय मान 7 है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताया था। तो इनमें से कौन सा संकल्पन आधारभूत नहीं है? तो ऑप्शन ए, यह संख्या 67 का प्रतीक या संकेत है, ये दोस्तों आधारभूत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, मैं अब से CGTET का पूरा तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। मैं 2019 प्रीवियस ईयर का पूरा मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। 15 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं और मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा वीडियो आप वहां से देख सकती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा और धीरे धीरे दोस्तों मैथ्स का पूरा आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करा दूंगा। अभी पेपर आ रहा है, पेपर जैसे खत्म होगा दोस्तों हम पूरा शुरुआत से स्टडी करेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।